दोस्तों आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता सर्वेश अंबेडकर जी मौजूद हैं, जो कि पूर्व में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। आज हम लोग कुछ बात करेंगे मंत्री जी से। सर हमारे चैनल पर आपका स्वागत। जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। श्रीमान जी सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से अपने उत्तर प्रदेश में जो घटनाएँ घटित हो रही हैं, अगर हम लोग देखेंगे जल्द में एक घटना घटी है इटावा में, जहाँ पर एक कथावाचक का जो है कहीं न कहीं बहुत ही अपमान किया गया। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए भारतीय जनता पार्टी की जहाँ-जहाँ सरकारें हैं, जिन-जिन प्रांतों में, उन प्रांतों में अन्याय, अत्याचार, व्यभिचार, बलात्कार, जुल्म, ज़्यादती, हत्या, डकैती, ज़मीन पर, मकान पर, दुकान पर, संपत्ति पर कब्ज़ा करने की वारदातों की बाढ़ आई हुई है। और जहाँ तक आपका सवाल है इटावा की घटना को लेकर के, तो सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पर बहुत वायरल है। और सभी लोग बड़े पैमाने पर उस घटना की भर्त्सना कर रहे हैं और निंदा कर रहे हैं, दुख व्यक्त कर रहे हैं कि जहां भारत का संविधान जो एक पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष संविधान है और सभी को समानता का अधिकार देता है। संविधान लागू होने से पहले जो पौराणिक मान्यताएं थीं, जो अमानवीय मान्यताएं थीं, उन मान्यताओं को समाप्त करके और साइंटिफिक टेम्परामेंट के आधार पर, मानवता के आधार पर सबको समानता का स्थान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया है। संविधान के आर्टिकल 25 से लेकर और 28 तक में ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में प्रावधान दिया है। और इसके बाद भी 75 वर्ष होने जा रहे देश को आज़ाद हुए और ये घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। भाजपा शासित जो हिंदुत्व की बात करती है, हिंदू राष्ट्र की बात करती है, जीरो टॉलरेंस की बात करती है, राम राज्य की बात करती है, अमृतकाल भी बता रही कि अमृतकाल चल रहा है। लेकिन इस अमृतकाल में जहाँ दलित हजारों बरस से शोषित और पीड़ित था, दमन चक्र में पिस रहा था, वहीं जो ओबीसी समाज है, पिछड़ा समाज है, इसके साथ भी अन्याय की कमी नहीं है, इसमें भी भरमार है। इटावा की घटना यह कोई नई घटना नहीं है। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में एक कथावाचक थी जबलपुर की देविका किशोरी पटेल जी, वो भी कथावाचक थी, वो भी कथा कहती थीं और उनको भी ब्राह्मण समाज के लोगों के द्वारा यह कहकर अपमानित किया गया था कि तुम शूद्र हो और व्यास गद्दी पर बैठने का अधिकार पौराणिक और वैदिक विधि के अनुसार शास्त्रानुसार ये ब्राह्मणों को है। तुम कैसे बैठ गई हो व्यास गद्दी पर, तुम तो जाके मुजरा करो। ऐसा कह के मजाक बनाया गया। उनके पिताजी को जान से मारने की धमकी दी गई और ये मामला बहुत मीडिया में सुर्खियों में रहा, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई इन सरकारों ने नहीं की। और इतना ही नहीं, ये तो पटेल समाज की बहन के साथ हुआ। दूसरा, छत्तीसगढ़ में यामिनी साहू, वो भी कथावाचका थीं, हिंदू धर्म के कथावाचन करती थीं जगह जगह जाकर के। उसके साथ भी इतना ही बुरा बर्ताव किया गया कि तुम शूद्र हो, शूद्रा हो और तुम्हें व्यास गद्दी पर बैठने का शास्त्रोक्त अधिकार नहीं है, तुम इस पर नहीं बैठ सकती हो, तुम जाके नाच गाना करो और कुछ काम करो, ये तुम्हारा काम नहीं, तुमने धर्म हिंदू धर्म को पथभ्रष्ट कर दिया है, अगर तुमने इस रास्ते को नहीं बदला तो तुम्हारे घर की हत्या कर देंगे। ये मामला सुर्खियों में बहुत आया, लेकिन इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और उसी की पुनरावृत्ति इटावा में हुई है। इटावा में जो संतराम यादव, मुकुटमणि यादव और एक कठेरिया समाज के हमारा एक ढोलक वादक बेचारा विकलांग, आंखों से दिखता नहीं था, सूरदास था, वो ढोलक मास्टर था। तो उनको, उनके साथ में जो घटना की गई, जाति पूछ करके तुम कौन हो, यादव हो, तुम्हें कैसे किसने पावर दिया व्यास गद्दी पर बैठने की। जब उसने कहा कि भाई मैं यादव हूँ, आप हमको बुक करके लाए हैं, तो हमारा इसमें दोष क्या। बोले तुम्हारा दोष है, तुम्हारा तो अधिकार ही नहीं है व्यास गद्दी पर बैठने का, ब्राह्मण का केवल अधिकार है। उनके साथ मारपीट की गई रात भर, उनका बाल छिलवाए गए, चोटी कटवाई गई और सबसे जघन्य अपराध किया गया कि जो यजमान महिला थी, परीक्षित जी बनाने का कोई है सिस्टम इनका, तो परीक्षित की जो महिला बनी थी, उस महिला का कि तुम पेशाब अपना लेकर के आओ। वो महिला का भी भाई मैं हिम्मत को दाद देता हूँ, जातिवाद कितना सर पे चढ़ के नाच रहा है कि वो पेशाब लेके आई, उनके पेशाब को छिड़का गया उनके सर पे कि अब तुम पवित्र हो गए हो, तुमने शूद्र होकर के ब्राह्मण कर्म करने का की जो हिम्मत की है, और नाक रगड़वाई गई पैरों से।
तो ये घटना मानवता के लिए शर्मसार करने वाली है और भारतीय संविधान के तहत ये कठोर घोर अपराध है और इनके जैसे लोगों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत के तहत इनको जेल भेज देना चाहिए। जिस तरह संविधान जिस जिस बात की आज़ादी देता है, संविधान कहता है कि व्यक्ति के धर्म को मानने की आज़ादी, किसी धर्म का अनुसरण करे, किसी को छोड़ दे, ये तो हम संविधान की बात मानेंगे। और धर्म की बात है, वो कोई कानून का रूप नहीं है। हम धर्म की बात को कानून का रूप नहीं मानते। माननीय अखिलेश यादव जी कल आए थे फर्रुखाबाद में, आप लोगों ने उनसे सवाल किया कि आपको अधिकार क्यों नहीं है, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे कहा है कि भाई हमें अधिकार नहीं है तो कानून बनाओ इसका, आप इसका बिल लाइए पार्लियामेंट में, इसमें पक्ष विपक्ष लोग बैठेंगे, इसमें बहस करेंगे, और अगर बिल पास हो जाता है कि ब्राह्मण के अलावा कोई भागवत कथा नहीं कह सकता है तो फिर उसका अनुपालन किया जाएगा। लेकिन ये कानून जब नहीं है तो फिर तुम जबरदस्ती अनुपालन कैसे करा ले हो? ये घोर अन्याय है, अत्याचार है और अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे लोगों की जगह जेल होनी चाहिए। इटावा में जो मामला हुआ उसके बाद जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो समाजवादी पार्टी के हैं, उन्होंने कथावाचक को बुलाया, ढोलक मास्टर को बुलाया, जो भी उनकी टीम थी उनको पार्टी कार्यालय बुलाया गया, सम्मान किया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो भी मामले पिछले जो हुए उसमें लोग कमेंट कर रहे हैं सोशल मीडिया में, आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी अपनी जाति को देखकर फैसला लेते हैं। और देखिए, कमेंट करने वालों को आप भी आज़ादी है, संविधान उनको आज़ादी देता है कि अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। लेकिन हमारा इसमें ये कहना है कि घटना स्पेसिफिक दो जातियों के बीच में हुई है, तीन जातियों के घटना को अंजाम देने वाले ब्राह्मण जाति और जुल्म बर्दाश्त करने वाले, जुल्म को सहने वाले यादव जाति के लिए एक कठरिया समाज का व्यक्ति था। तो जाहिर सी बात है कि जिस पर जुल्म होगा उसी को बुलाया जाएगा। चूँकि समाजवादी पार्टी का कॉन्सेप्ट दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज को सशक्त बनाना है, उनको राजनीतिक ही नहीं इस देश के प्रत्येक क्षेत्र में आबादी के अनुपात में उनको हिस्सेदारी दिलाने का ये संकल्पित है माननीय अखिलेश यादव जी। तो इस तहत एक मानवता के आधार पर कानून विरोधी कृत्य हुआ है, इसलिए उन्होंने उनको बुलाया और उनकी हिम्मत, हौसला अफजाई की और ये अच्छा कार्य किया। किसी नेता को इस तरह के काम जरूर करते रहना चाहिए। सर, एक जो है मामला हुआ था कौशाम्बी में, जहाँ पर एक ब्राह्मण समाज में कुछ घटना घटित हुई थी, उसके बाद मामला हाईलाइट हुआ था, शायद आपने भी देखा होगा। जी देखिए, देखा था। वो घटना बहुत ही दुखद घटना हुई थी। वो बेटी के साथ में जो अन्याय अत्याचार किया गया, उसमें समाजवादी पार्टी ने संज्ञान लिया उसका प्रथम दिन से ही, और डेलीगेशन भी भेजा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। और डेलीगेशन ने जो रिपोर्ट दी, गुमराह करने वाले तो सब जगह लोग होते हैं, तो कुछ लोगों ने गुमराह करने की भी कोशिश की, लेकिन उसको और सत्यता की तरफ जाने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रदेश अध्यक्ष जी को भेजा कि आप जाइए लेकिन उस प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, वो तिल को ताड़ बनाने का काम करती है। और हमें तो राहत इंदौरी का शेर वो याद आ जाता है कि हादसा बनकर बाजार में आ जाएगा और जो नहीं हुआ वो अखबार में आ जाएगा, और चोर उचक्कों की करो कद्र, ना जाने कौन कब किसकी सरकार में आ जाएगा। तो भाजपा के लोग, चोर उचक्के लोग जो सरकार में हैं, तो ये कब किसको क्या बना दें। अब इटावा की घटना को देख लीजिए। इटावा की इतनी बड़ी घटना को डाइल्यूट करने के लिए, क्रॉस केस बनाने के लिए, और ये आरोप लगा दिया वो बेचारा सूरदास, वो क्या छेड़छाड़ करेगा, क्या अश्लील हरकत करेगा, उसको मुकदमे को पलटने के लिए इस तरह की महिलाओं का प्रयोग इन जातिवादियों के द्वारा, मनुवादियों के द्वारा, सामंतवादियों के द्वारा हमेशा से होता चला आया है। फिर उसी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जब मेरे पहुंचे तो पुलिस ने उनको हाउस अरेस्ट कर लिया। वहाँ पर भाई साहब हम गए थे, वो दांदरपुर गांव है इटावा में, वहीं पर कथा बैठी हुई थी। वहाँ के लोगों का कहना है कि जो कथावाचक थे उनके पास 2 आधार कार्ड थे, एक में यादव लिखा हुआ था, एक में अग्निहोत्री लिखा हुआ था। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ के लोग कह रहे हैं कि अगर आप यादव थे तो आप जो है साफ साफ बताते कि हम यादव हैं, कथा करवाना हो तो कथा करवाओ, अन्यथा मना कर दो। देखिए, ये बेसिर पैर की बात है। वो जहाँ के रहने वाले हैं यादव लोग, कथावाचक, वो सब जानते। एटा, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, ये आसपास फिरोजाबाद, इतने जनपद में यादव समाज के लोग कथावाचक का काम ज़्यादा करते हैं, जिसमें लेडीज भी हैं और जेंट्स भी हैं।
और ये कथावाचक जहाँ के रहने वाले थे वो 20 किलोमीटर 18 किलोमीटर के दायरे का है। 18-20 किलोमीटर की दूरी पर कथा कहने वाला प्रोफेशनल व्यक्ति उसकी जाति से उसके काम से सब लोग वाकिफ होते हैं। और फिर जब आपने बुकिंग कराई तो पूछ लेना चाहिए था कि अगर भाई आप ब्राह्मण हो तब तो हम आपको बुक कराएं, अगर दूसरी कोई जाति हो, यादव वगैरह हो, शूद्र हो, तो हम ना कराएं। तब तो ऐसा नहीं पूछा। आधार कार्ड उसका जो ओरिजिनल है वो दिखाया गया है, ओरिजिनल कार्ड में उसकी जाति यादव ही लिखी है, लेकिन फर्जी ये जो बनाया गया आधार कार्ड कल वायरल हो रहा था, मैंने भी इसको देखा था, ये अग्नोत्री जिसमें लिखा गया है वो फर्जी बनाया गया है अपने फर्जी केस को बल प्रदान करने के लिए, तो वो उसका भी पर्दाफाश हो गया है। महिलाएं भी आरोप लगा रही हैं कि जो है कहीं ना कहीं कथावाचक उनकी टीम ने उनके साथ जो है गलत व्यवहार किया, गलत शब्दों का प्रयोग किया, छेड़छाड़ की। अब किस टाइम कर ली होगी, मुझे तो लगता है कि कथावाचक तो जो कथावाचन करता है और उसकी टीम के लोग जितने होते हैं, चाहे वो हारमोनियम, ढोलक, चिमटा बजाने वाले, सब स्टेज पर बैठते हैं। स्टेज का स्थान ऊंचा होता है पब्लिक से, और यजमान जो होते हैं वो स्टेज पर नहीं बैठते हैं। जो परंपरा मैंने देखी है, मैं भी जाता हूँ भागवतों में, मेरे क्षेत्र में कायमगंज विधानसभा क्षेत्र हमारी विधानसभा है, हमारे क्षेत्र के लोग अधिकांश गाँव में भागवतें कराते हैं, हमें उसमें आमंत्रित किया जाता है। तो मैं अपने लोगों का मान सम्मान बढ़ाने के लिए, उनसे मिलने के लिए मैं जाता हूँ उसमें। तो मैं देखता हूँ कि जो कथावाचक हैं, जो उनकी टीम के लोग हैं, वो स्टेज पे कम से कम 4-5 फीट की ऊंचाई पर उनका स्टेज बनाया जाता है, व्यास गद्दी जिसे बोलते हैं उसे बनाया जाता है, बैठते हैं। बाकी पब्लिक परिच्छेदाइन, या महिला हो या पुरुष हो, जो भी, हमें सिस्टम ठीक नहीं, लेकिन ये सब नीचे ही अक्सर हमने देखे हैं बैठते हैं। तो वहाँ उतनी ऊपर बैठकर छेड़छाड़ कैसे कर लेगा। और जो सूरदास हमारा ढोलक मास्टर है, वो तो दिखता भी नहीं कि आदमी बैठा कि औरत बैठा है, तो वो कैसे छेड़छाड़ कर ले। वो आंखों तक का इशारा नहीं कर सकता है। अगर आंखें भी उसकी होती तो ये मान लिया जाता कि भाई आँख इसने अश्लील हरकत की होगी। तो ऐसा भी नहीं, ये बेसिर पैर की बात है, इसका कोई अर्थ नहीं है। केवल केस को काउंटर देने के लिए, इतनी बड़ी घटना को क्रॉस केस करने के लिए, हल्के में लेने के लिए, समाप्त करने के लिए ये भाजपा सरकार का की मैनिपुलेटिंग है। तो लेकिन जनता सब जानती है। ये मामला होने के बाद आपको लगता है कि जनरल कास्ट और जो बैकवर्ड में कहीं ना कहीं दरार पैदा होगी? और देखिए, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है। जनरल कास्ट में भी बहुत अच्छे लोग हैं और ख़राब लोग सभी जातियों में अच्छे भी लोग हैं। तो अगर इटावा के ब्राह्मणों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, तो कोई सारे देश के ब्राह्मणों ने अंजाम तो नहीं दे दिया है। मनोवृत्ति भले ही हो अंदर में, लेकिन अंजाम तो नहीं दिया है। अभी तो जहाँ जो घटना हुई है उस घटना का जिक्र है। और मैं देश के, चाहे वो अपर कास्ट के लोग हों, चाहे ब्राह्मण हों, क्षत्रिय हों, वैश्य हों, शूद्र हों, चार ही तरह के हिंदू हैं, पांचवें तरह को तो कोई है नहीं। अब मेरी बात करेंगे तो अपन तो शूद्र भी नहीं कि हमें तो अछूत रखा गया है, हम तो उनकी वर्ण व्यवस्था में आते ही नहीं। पहले उन्होंने हमें छोड़ दिया, अब हमने उनको छोड़ दिया, तो हमें उनकी व्यवस्था से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। लेकिन भारतीय संविधान को मैं मानता हूँ, वो हमारे देश का कानून है। हमारे देश के कानून में जो नियम कायदे हैं, जो आचार संहिताएँ हैं, वो हम भी पालन करते हैं। वो आचार संहिता का पालन इस देश के ब्राह्मण को भी करना चाहिए, इस देश के क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी को करना चाहिए। अलबत्ता संविधान में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की कोई जिक्र ही नहीं, कोई परिभाषा नहीं। वहाँ तो सब इंसान बराबर हैं। यहाँ अव्वल की पाबंदी है कि जो व्यक्ति जाति, धर्म, लिंग, कलर के हिसाब से, नस्ल के हिसाब से भेद करेगा वो अपराधी होगा, उसके खिलाफ धारा है, अब वो जेल चला जाएगा। अच्छा, अब आखिरी सवाल, यादव जाति के ऊपर इस तरीके से जब आफत आई तो अखिलेश यादव जी ने संज्ञान लिया, और यहीं पर अगर कोई दूसरी जाति का अगर व्यक्ति होता, क्या अखिलेश यादव जी अपने पार्टी कार्यालय में बुलाकर सम्मानित करते क्या? देखिए, मैं आपके सवाल से सहमत नहीं हूँ, इसलिए कि ये जो घटना हुई इटावा की, ये थोड़ी ज़्यादा बड़ी घटना हो गई है। इससे पहले भी लोग कमेंटबाजी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, लोग कह रहे हैं कि जो है यादव थे, इसकी वजह से अखिलेश यादव जी ने संज्ञान लिया। सहमति असहमति ये संवैधानिक अधिकार है प्रत्येक व्यक्ति को। जरूरी नहीं कि आप मेरी हर बात से सहमत हों, ये जरूरी नहीं कि हम आपकी हर बात सहमत हों। और अखिलेश यादव जी का जो कॉन्सेप्ट है वो होल ओबीसी क्लास, होल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड माइनॉरिटी क्लास, सभी को एकता के सूत्र में बांधने का। और मैं देखता हूँ, मैं खुद भी कई एक घटनाओं में प्रतिनिधिमंडल के रूप में जब मैं गया हूँ और तो बुलाया भी है। ये जरूर है कि इस घटना को वायरल कर दिया मीडिया ने, अन्य घटनाएं दबी रह गई, लेकिन अन्य लोगों को भी बुलाते हैं जिस पर अत्याचार होता है, उसको यथासंभव
संबल प्रदान करते हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही एक इकलौते नेता इस देश में हैं जो पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद भी करते हैं। इटावा वाला जो मामला हुआ वो हाईलाइट हुआ जब अखिलेश यादव जी ने कहीं ना कहीं अपने सोशल मीडिया अकाउंट से उसको पोस्ट किया, उसके बाद ये मामला हाईलाइट हुआ ना। अब देखिए, जाहिर सी बात है, इटावा के रहने वाले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी इटावा के रहने वाले हैं और वहाँ पर हमारे सांसद भी इटावा में हैं। माननीय जितेंद्र प्रसाद दोहरे जी सांसद हैं और हमारे विधायक भी वहाँ से बर्थना से हैं, राघवेंद्र जी। तो इन लोगों ने प्रेस वार्ता तत्काल की मीडिया के सामने आए जब ये घटना घटी। तो जाहिर सी बात है कि जब जनप्रतिनिधि इस तरह की बात को जब उठाते हैं तो वो चीज़ उसको बल प्रदान होता है, वो उसको लोकप्रियता मिलती है, उसको पॉपुलैरिटी मिलती है या प्रचार मिल जाता है। तो जब एमएलए एमपी के द्वारा इस तरह की बात कही गई कि मेरे यहाँ इतना बड़ा अत्याचार हुआ है, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की नैतिकता बनती है कि मेरे एमएलए, मेरे एमपी इस घटना से इतने आहत हैं तो मैं भी संज्ञान लूँ। उन्होंने संज्ञान लिया और ये काम हर नेता को करना चाहिए मानवता के हित में, संविधान के पक्ष में। अच्छा, ये बात हम इसलिए पूछ रहे हैं कि लगातार जातिवाद का आरोप लगता है ना अखिलेश यादव जी के ऊपर। भारत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो किसी जाति का नहीं है। और जहाँ तक हिंदू धर्म की बात की जाए, जातियाँ तो हिंदू में ही हैं। बाकी आप जाएं क्रिश्चियन में तो क्रिश्चियन पैदा होता है, मुसलमानों में जाएं तो इस्लाम पैदा होता है, बौद्धों में बौद्ध पैदा होता है, जैन, सिख, पारसी, यहूदी, लिंगायत, जितने भी धर्म हैं ये धर्म के लोग पैदा होते हैं। लेकिन हिंदू धर्म में कहाँ हिंदू पैदा होता है? यहाँ तो अहिर, गडरिया, नाई, तेली, तमोली, कुमार, कहार, नटकंजर, खटीक, गोडिया, पासी, चमार, सुमार, डुमना, लुहार, ये पैदा होते हैं, जातियाँ पैदा होती हैं। तो अखिलेश यादव जी भी किसी न किसी जाति में आते हैं, यादव जाति में आते हैं। तो जब यादव जाति का व्यक्ति जाएगा तो यादववादी होने का आरोप लगाना कितना आसान है इस देश में। लेकिन बाकी जो लोग असली जो उद्गम स्थल जाति का है, जाति जहाँ से पैदा हुई है, जिसके पेट से पैदा हुई है, वो राष्ट्रवादी कहलाते हैं। सर्वेश अम्बेडकर अगर नेता बन जाएं, लीडरशिप करें, तो हम दलित नेता कहे जाएंगे। अखिलेश यादव ओबीसी नेता कहे जाएंगे। लेकिन अपर कास्ट के लोग, सो कॉल्ड ब्राह्मण ठाकुर बनिया, अगर ये करें तो ये राष्ट्र के नेता हैं, देश के नेता हैं। ये कैसा इस देश में फिनोमेना बना रखा है? इसी के खिलाफ तो पीडीए की लड़ाई है। यही लड़ाई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लड़ी है। यही लड़ाई तथागत गौतम बुद्ध भी लड़ते थे। इसी लड़ाई को रामस्वरूप वर्मा जी लड़े। इसी लड़ाई को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी लड़े। इसी लड़ाई को मानवर कांसी राम साहब लड़े, माननीय मुलायम सिंह यादव जी लड़े। यही लड़ाई हमारी है। हमारे आरक्षण को काटा जाता है। कल अंगूठा काटा जाता था, आज नंबर काटे जाते हैं। हमारी स्कॉलरशिप दलित पिछड़े बच्चों की बंद कर दी गई है। रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया है। सारे विभाग में जहाँ रिजर्वेशन का अवसर मिलता था उन विभागों को प्राइवेट में कर दिया गया है। और जो एजुकेशन बची थी उस एजुकेशन को भी ये सरकार, भाजपा की मनुवादी सरकार, ये समाप्त कर रही है। 25,000 इस प्राइमरी स्कूल इन्होंने मर्ज कर दिए हैं। मर्जर स्कीम के तहत 5,000 अभी इसी सप्ताह में बंद किए हैं और 27,000 का एक प्रपोजल भी लंबित है। वो तो अखिलेश यादव जी ने उसका विरोध कर दिया, नहीं वो भी हो जाते। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये ऐसी है, ये भाजपा इस तरह आवाम पर एहसान करती है। ये पहले आंखें फोड़ देती है और फिर चश्मे दान करती है। तो भारतीय जनता पार्टी का ये है, ये 5 किलो राशन पर मुर्गे की तरह, चुंगते हुए मुर्गे की तरह इस देश की जनता को करना चाहती है। और निश्चित रूप से अब इस देश का दलित, पिछड़ा, माइनॉरिटी जागरूक हो गया है और आने वाले 2027 में भारतीय जनता पार्टी को ऐसे गायब कर देगा जैसे कभी भाजपा थी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।